इस देश का जो बहुसंख्यक जन है वो अपने अधिकारों से किसी न किसी रूप में वंचित है। होते हैं ज़्यादातर कलाकार जो हैं लोग के, वो श्रमिक वर्ग से हैं, मेहनत कश हैं। एक लोग कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके शाम को जाए घर जब, तो कम से कम वो अपने परिवार के लिए सब्जी का इंतजाम तो कर ले। बहुत बड़े बड़े घरानों के शौकिया लोग आजकल लोग कलाकार हो गए हैं। नमस्कार। देश भर में अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं सांस्कृतिक मोर्चे पर, और उन संस्थाओं में बहुत सारे लोगों का सरोकार यह है कि वे अपने आसपास के जो लोक कलाकार हैं, उन लोक कलाकारों का उपयोग करते हुए एक जनवादी, जनोन्मुखी, जनपक्षधर माहौल बनाएं, जिससे लोग तर्कवादी हों, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, जिनको जो हैव-नॉट्स हैं उनको भागीदारी मिले, वो मुख्यधारा के हिस्सा हों, और वे तमाम सारी जो लड़ाइयाँ हैं मनुष्य की अपनी बराबरी के लिए, गैर बराबरी के विरुद्ध वो लड़ें और सामाजिक सम्मान के साथ उनका जीवन बीते। ऐसे तमाम सारे कलाकार, ऐसे तमाम सारे संयोजक, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो इस तरह के मोर्चे पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके के एक व्यक्तित्व से आज हम मिलेंगे। उनका नाम बैजनाथ गंवार है। असली नाम तो शायद बैजनाथ यादव है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे गंवार लिख लिया है। क्यों लिखा, इसके बारे में हम प्रश्न करेंगे। वे पेशे से अध्यापक हैं और खाली समय में वे गीत संगीत को और लोक कला, प्रदर्शनकारी कलाओं को अपना समय देते हैं। वे आजमगढ़ इप्टा के सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। तो आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं। बैजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और आपने अपने नाम के आगे जो उपनाम लगाया गंवार, वो क्यों लगाया? उससे क्या आप माने जाहिर करना चाहते हैं? जी, मैं आजमगढ़ में ही अपने गांव में मेरा जन्म हुआ। हरैया ब्लॉक का हरैया गांव है, और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव के आसपास, गांव में ही, हाई स्कूल तक, फिर मालटारी इंटर कॉलेज से, एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट, चंडेसर डिग्री कॉलेज है, वहाँ से बीएससी एजी, एमएससी एजी। बाद में मालटारी डिग्री कॉलेज से वहीं से बीएड किया और अध्यापक हो गया। रही बात कि मैं अपने नाम के आगे गंवार क्यों लगाता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस देश का जो बहुसंख्यक जन है वो अपने अधिकारों से किसी न किसी रूप में वंचित है। उसको जानबूझ के वंचित किया गया है। येन केन प्रकारेण, तमाम तरह के लोक लुभावन चीज़ों से, या चाहे जैसे भी बहुत सारे उसके तौर तरीके हैं जिनसे उसको वंचित किया गया है। शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है, तमाम सुविधाओं से वंचित है। तो वहीं से एक बात आती है, गांव लोग अक्सर कहते हैं कि गंवारे हवा का, माने लोग तो गंवार को किसी को भी कह देते हैं कि गंवार है। गंवार है माने वो नासमझ है। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा समाज, भारत गांवों का देश है, और 21वीं सदी में, 22वीं सदी में हम पहुंच रहे हैं, और आज भी मूलभूत सुविधाओं से हम लगभग वंचित हैं। कुछ काम हो रहा है, हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से दुनिया, बाकी की देश दुनिया बदल रही है, उस रफ्तार से हम नहीं बदले। तो मुझे लगा कि यह नाम ठीक है। दूसरा यह भी है कि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा, और आज भी गांव में ही रहता हूं। तो गंवार का एक अर्थ ये भी है कि गांव में रहने वाला, गांव वाला। क्योंकि मैं गांव वाला हूं, इसलिए भी गंवार कहता हूं खुद को। आपके परिवार में उपनाम का बड़ा चलन है। जी जी। आपके पिताजी एक लोक कवि हैं जी और उनका नाम भी बाले दिन बेसहारा है। जी जी। उन्होंने अपना नाम बेसहारा क्यों रख दिया, आपको कभी बताया? नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया। अब ये तो कभी आप उनसे बात करेंगे तो पूछेंगे। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी लोक से जुड़ाव रहा है।
हमारे पिताजी के बड़े भाई जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, अब रिटायर हो गए हैं वाइस प्रिंसिपल से, बलिराम यादव, वो अपने नाम के आगे अनपढ़ लगाते रहे हैं। वो कभी मंच पर नहीं गए, पर ढेर सारा लोग के लिए उन्होंने नाटक लिखे। हम लोग गिट्टा में नाटक उनके करते आए हैं। बहुत सारे जनवादी गीत लिखे उन्होंने, उनके लिखे हुए गीत हम लोग गिट्टा में बहुत गाए हैं। तो वो अपने को अनपढ़ लिखते थे। पिताजी बेसहारा लिखते हैं। हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं अमरनाथ यादव, वो खजवट लिखते हैं। अपना नाम उन्होंने खजवट रखा है। उनकी एक दोहा की अमर अटसई नाम से 800 दोहों का संकलन उनका स्वरचित है, पुस्तक छपी हुई है। तो साहित्य से और लोक से हमारे परिवार का नाता रहा है, पहले से जुड़ा है। इसलिए सब लोगों ने अपने अपने लिए जो है एक हाँ, नाम वो चुना और वही काम करते बताएं रहे। तो ज़्यादा अच्छा है जो जिन्होंने रखा है। जी आपके परिवार में एक पीढ़ी पहले से ही एक सांस्कृतिक चेतना थी। जी। आप जो है जब उसमें आए तो किन चीज़ों ने आपको आकर्षित किया? एक पीढ़ी कहें बल्कि 2 पीढ़ी कहें। मेरे ग्रैंडफादर जो थे बाबा जी, वो सिंगापुर गए थे रोजी रोटी के लिए, और जब सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ INA का गठन किया तो वो उसमें शामिल हो गए नौकरी छोड़ के, और वहाँ की गुप्तचर शाखा में थे। जिस युद्ध में उन्होंने बर्मा और इंडोनेशिया में जो लड़ाइयाँ हुई और INA लड़ा, वहाँ पे वो 5 लोगों के साथ आगे आगे चलते थे। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, और बाबा जी घर पे थे, जीवित थे, तो मैं उनके शाम को एक हम लोग की आदत थी कि बुज़ुर्गों के पैर की मालिश करनी है, पैर में उनके तकलीफ़ रहती थी, तो मैं उनका पाँव दबाता था या उनके बगल में बैठता था। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे कोई कहानी सुनाइए, कुछ बताइए आप कब। तो जो उस वक्त वो बताते थे, वो तब तो उतना समझ में नहीं आया जब क्योंकि मैं छोटा था, पर अब मेरी समझ में आया है कि बाबा जी के ज़माने से ही हम लोग हमारा परिवार जो है वो प्रगतिशीलता की ओर, स्वतंत्रता की ओर तभी से चल पड़ा था। बर्मा की जेल में बंद भी हुए थे बाबा जी, और उनका नाम स्वर्गीय जगदेव यादव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी। तो आपने जो शुरुआत की तो किस विधा में शुरुआत की? आप आज इप्टा में लोक प्रदर्शनकारी कलाओं का एक संगठन आपके पास है। जी। तो किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई और क्या आपने चुना? असल में मैं बहुत अंतर्मुखी था इंटरमीडिएट तक, क्योंकि माहौल था घर में। पिताजी एक लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। तमाम बिरहा के कलाकार मुंबई से, कलकत्ता से, बनारस से, यहाँ वहाँ से घर पे गाना लेने के लिए, पिताजी से मिलने के लिए आते थे। उन कलाकार लोगों को पानी पिलाने का काम बचपन से ही मेरा था। तो कहीं ना कहीं उधर फिर कवि सम्मेलन वगैरह होते थे तो मैं सुनने जाता था। पिताजी कराते रहे हैं बहुत दिन से अपने इलाके में, लेकिन मैं अंतर्मुखी था। जब मैं चंडेसर डिग्री कॉलेज आया पढ़ने के लिए तो 2 घटनाएं एक साथ हुई। एक तो हम लोग NSS ज्वाइन किए, तो थोड़ा वहाँ NSS में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ खुले, एक मंच मिला और वहाँ शुरू किया। दूसरा ये हुआ कि आजमगढ़ की छोटी रेल लाइन का आंदोलन चला हमारे गुरु हरमंदिर पांडे जी के नेतृत्व में, और उसमें CK जाफ़र शरीफ साहब रेल मंत्री थे, मऊ आना था उनको। उसी दिन फरिया में बड़ा आंदोलन हुआ, हज़ारों लोगों ने रेल रोकी, लाठीचार्ज हुआ और पांडे जी घायल होकर के सदर हॉस्पिटल आ गए। तो जब पांडे जी सदर हॉस्पिटल आ गए आजमगढ़, तो मैं वहाँ से बगल में ही रहता था। पिताजी ने बताया पांडे जी शिक्षक नेता रहे हैं, तो पहले से घर आना जाना था, मैं जानता था, वो भी जानते थे। जब गया तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा था लोगों ने, पुलिस ने, कि वो खून से लथपथ थे। और फिर मैं उनकी सेवा करने लगा हॉस्पिटल में, उनके करीब गया। मेरी समझ में एक बात यह भी आई कि बेसिक का अध्यापक, जो परिषदीय अध्यापक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हरमंदिर पांडे शिक्षक राजनीति तो कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने रेल लाइन बड़ी हो जाए, इस पर बड़ी रेल चलने लगे आजमगढ़, इसके लिए जो आंदोलन किया और जो मार खाए, वो घायल हुए हैं, तो उनका कोई तत्कालिक पॉलिटिकल फ़ायदा होना नहीं है कि वो चुनाव लड़ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। तो उनके प्रति
मेरे मन में एक श्रद्धा का भाव जगा कि वास्तव में ये समाज के लिए, और फिर मैं उनके साथ जुड़ने लगा, बार बार शहर में मिलना जुलना। वो भी कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर अक्सर रहते थे, तो उनके साथ फिर उन्होंने इप्टा के बारे में बताया। कैफी आजमी साहब उस वक्त जीवित थे, हमारे उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनकी उपस्थिति में खुद कैफी आए, शहर के 20-25 और लोग आए और इप्टा का पुनर्गठन हुआ। एक बार इप्टा यहाँ 85-86 के दौर में बना था, लेकिन चल नहीं पाया था, ख़त्म हो गया था। तो फिर से 1996 में हम लोगों ने उसको पुनर्गठित किया। शुरू तो वो 93 में ही हो गया था, लेकिन उसको एक व्यवस्थित ढंग से 96 में हम लोगों ने किया। कैफी साहब की उपस्थिति में मैं इप्टा में शामिल हुआ और उन कैफी आजमी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भारत में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ इप्टा बन गया। जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपके आजमगढ़ में इप्टा क्यों नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ मेरी कमी है, कुछ आजमगढ़ वालों की कमी है। मैं भावुक था, नौजवान था, तो मैंने तय किया कि नहीं, अब इतना महान आदमी कह रहा है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे जनपद का गौरव है, तो मुझे इप्टा बनाना चाहिए। फिर मैं नाटक में शामिल हो गया। कुछ वकील साहब लोग थे, वो एक हमारे डायरेक्टर थे, निर्देशक थे सिद्धनाथ सिंह जी, वो बंगाल से नाटक सीख के आए थे, वकालत करते थे। कुछ और साथी थे, तो उन लोग के साथ हम लोग नाटक करने लगे और खूब नाटक किए, बहुत ढेर सारे। एक एक महीने में 10-10 नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, स्टेज नाटक। तो वो एक दौर चलता रहा। बाद में मैं तैयारी के लिए इलाहाबाद चला गया 1-2 साल के लिए, तो थोड़ी गतिविधि कम हुई, और जब अध्यापक हो गया तो नाटक छूटने लगा। 2007 में हमारे गुरु हरिमंदिर पांडे जी ने कहा कि तुम लोक विधा पर काम करो, क्योंकि वो तुम्हारे खून में है, तुम चीज़ों को समझते हो, जानते हो ठीक से। तो हमने कहा लोक विधा पे हम क्या काम करें? तो उन्होंने कहा कि तुम लोक कलाकारों को ढूंढो, उनको समझो, उनसे मिलो और उस पर काम करो, उनको मिला के इप्टा बनाओ। तो फिर मैं अपने यहाँ के स्थानीय कलाकारों को ढूंढना शुरू किया, और सबसे पहले मुझे मिले अर्जुन दादा, जो दुनिया में नहीं है, जो जांगिया के और धोबी नृत्य के दोनों के बहुत अच्छे वादक थे, उस विधा के नकारा और मृदंग बजाते थे, उनके साथ लोक कलाकार थे। फिर मैं उनके साथ शामिल हुआ और फिर हम लोग 2007 से वो यात्रा लोक विधा की करते हुए। तब हमारे पास ढोलक भी नहीं थी, आज सारे वाद्य यंत्र हैं। तब कोई एक भी लोक कलाकार नहीं जुड़ा था, आज कई दर्जन लोक कलाकार इप्टा आजमगढ़ से जुड़ के काम कर रहे हैं। फिर उनका फॉर्म समझना, उनके गीतों में क्या है, तो लोक विधा से जुड़े हुए ज़्यादातर गीतों में धोबी नृत्य के या जांगिया नृत्य के जो गीत रहे, ख़ास तौर से धोबी नृत्य के गीतों में ज़्यादातर जो है वो पचरा रहा है या फिर श्रृंगार रहा है। कुछ एक गीत राधा और कृष्ण को लेकर रहे, माने प्रगतिशील गीत उसमें ढूंढने से भी न मिल रहे थे। तो फिर उस धुन को समझना, उस लोक धुन को समझना, उस पर फिर गीत बनाना या किसी और का गीत लिखा है। इसी तरह से जांगिया नृत्य में भी हुआ, उनके फॉर्म को पूरा समझना, फिर उस पर गीत लिखना, अपना गीत, पिताजी का गीत, गोरख पांडे जी का भी गीत जो उन्होंने भोजपुरी के गीत लिखे हैं, और लोगों के भी गीत, कि क्या हम गा सकते हैं जो इप्टा की विचारधारा है उसको हम कैसे लोक के द्वारा दे सकते हैं। फिर जो ये कलाकार जुड़े, इनके अंदर भी बहुत सारा अंधविश्वास और पाखंड, जब ये चलते थे तो पूजा करके चलते थे कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो जय बोल के जाते थे, आते थे। तो मेरे साथ रहते रहते और मैं उनके साथ रहते रहते जो ये मिक्सिंग हुई, यहाँ वहाँ आते जाते, तो बहुत सारा चेंज उनके भीतर भी आया है। छूत अछूत का जो हीन भावना का भेद था उनके अंदर, कि हम अछूत हैं, हम छोटे हैं। ज़्यादातर कलाकार जो हैं लोग के, वो श्रमिक वर्ग से हैं, मेहनत कश हैं और निम्न वर्ग के हैं। उनके जीवन की क्या चुनौतियां हैं जो आप देख रहे हैं? बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, लोक कला को बचाना है तो सबसे पहले उनके परिवार की रोजी रोटी के जो सवाल हैं उनको हल करना होगा। एक लोक कलाकार को लगातार काम नहीं है। अगर समाज चाहता है कि लोक कलाएँ जिंदा रहें तो उनको बराबर कार्यक्रम मिलने चाहिए, या तो वो जनता के द्वारा मिले या वो शासन के द्वारा मिले, जैसे भी मिले।
एक लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके शाम को जाए घर जब, तो कम से कम वो अपने परिवार के लिए सब्जी का इंतजाम तो कर ले, दाल का इंतजाम तो कर ले। लोक कलाकार लोक कला का प्रदर्शन करे और घर भूखा जाए तो कैसे करे? तो सरकारी कार्यक्रम तो मिलते नहीं, सरकारी कार्यक्रम उन लोक कलाकारों को मिलते हैं जो असल लोक कलाकार नहीं है। बहुत बड़े बड़े घरानों के शौकिया लोग आजकल लोक कलाकार हो गए हैं, जिनका लोक से न लोक में उठना है न लोक में, लोक मतलब आम जन की जो दुख है, जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, जिसको नहीं जानता और वो रंगा सियार साबित होता है। तो ऐसे लोक कलाकारों को मंच मिल रहा है जो असल लोक कलाकार हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, क्योंकि लोक का सृजन तो वहाँ से हुआ है, मजदूर वर्ग से, मेहनत कश वर्ग से हुआ है, तो वो हाशिए पर हैं। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था में वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी गड़बड़ हैं, उसी तरह से संगीत में, उसी तरह से साहित्य में भी चीज़ें गड़बड़ हैं। यहाँ भी शास्त्रीय संगीत को कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्रय मिला है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, वो एक क्लासिकल फॉर्म है, लेकिन वो उपजा तो लोक से है ना। तो लोक का क्या है? अब तो रेडियो भी बंद हो गया साहब जी, और रेडियो बंद हो गया, नहीं तो रेडियो पे आज से 10 साल 20 साल पहले जब रेडियो लोग सुनते थे तो उस पर कुल मिला के दिन भर का आधे घंटे, माने 7 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट के लोकगीत आते थे। एक बार दोपहर में, एक बार शाम में, एक आध बार कृषि जगत में आते थे। मिला के 15-20 मिनट के लोकगीत का टाइम था। और बाकी के दिनों में या तो फिल्मी गाने बॉलीवुड के, या फिर जो है वो रात में शास्त्रीय संगीत घंटों घंटों। तो ये चीज़ें जो हैं, लोक कलाकार तो वहाँ से उसको वहाँ भी काम नहीं मिला। अब तो खैर सब बंद है, दूरदर्शन बंद है, रेडियो बंद है, घट रहा है, सब ख़त्म हो रहा है। और अब चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ हो गई कि अब यहाँ भी पूंजी आ गई। भोजपुरी क्षेत्र में भी, ख़ास तौर से हमारे पूर्वांचल की हम बात करें तो यहाँ भी अब फूहड़पन और अश्लीलता और यूट्यूब और उसमें हमारे नए नए महान हीरो लोग जो पैदा हुए, उन्होंने जो स्तर है वो काफ़ी गिराया है, बहुत गिराया। माने ये हालत हो गई कि लोग जो हैं वो भोजपुरी, कुछ लोग तो जो जनरली सतही कहने लगे कि भोजपुरी जो है वो बिल्कुल गंदी भाषा है, गंदी बोली, माने खारिज कर दिया था लोगों ने। लेकिन अभी भी भोजपुरी में तमाम काम हो रहा है। गोरख पांडे ने किया, नेहा राठौर गा रही हैं, हम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार भोजपुरी में साफ़ सुथरा लिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह तो जनता की भी जिम्मेदारी है, और जो जनता में जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको प्रचारित प्रसारित करें। और वो जैसे आप आए, आप ना आते और आप बनारस से चल के आजमगढ़ ना आते, मुझसे बात ना करते, तो लोग मुझे कैसे? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कलाकारों को इतना आपने इकट्ठा किया, कलाकारों का जो पुराना अनुभव है जी, जिसमें वो रचे बसे, जिसमें आपने कहा कि इंटरेक्शन हुआ तो कुछ चीज़ें बदली भी, हाँ, तो उनके जो तौर तरीके हैं और जो नई परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ढलने में उनको कितना आप ढालने में सफल हो पाए? मुझे लगता है कि काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक मैं ज़रूर सफल हुआ हूँ कि उनकी सोच, क्योंकि सारा मामला तो सोच से जुड़ा हुआ है। जब सोच बदलेगी तभी बाकी चीज़ें बदलती हैं। तो उनकी सोच में परिवर्तन आया जब वो 2007 से आज 2024 में लगातार 14-15 साल हो गए काम करते हुए। तो उनके जो अनुभव हैं, अलग तरह के अनुभव हैं, वो जानते ही नहीं थे। वो तो जानते थे कि पूजा में बजाना गाना है या शादी विवाह में बजाना गाना। वो थोड़े ना जानते थे कि इतना क्या होता है। वो जानते ही नहीं थे कि हमारा कार्यक्रम बाहर भी कहीं हो सकता है, कि कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग भी हमारे कार्यक्रम देख सुन सकते हैं। ऐसा लोग नहीं जानते। एक आखिरी प्रश्न ये है मेरा कि जो इतने कलाकारों का जमावड़ा आपने किया, जी जी, उन कलाकारों के कल्याण के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं या कोई आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ
कि उनकी कोई बड़ी आर्थिक मदद हो गई हो, हमने कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे सरकारी या दूसरी योजनाओं के जो नहीं, लाभ- सरकारी कोई अभी तक हमारे जो साथी हैं उनको किसी तरह की कोई सरकारी लाभ उन्हें नहीं मिला है। वो बस ये है कि उनकी पहचान बनी है, उनके घर में शिक्षा दीक्षा का माहौल बना है। अब ये कलाकार अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चिंता करते हैं। बहुत से साथी जो हैं वो व्यसन में लिप्त थे, जो लोक कलाकार थे वो उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं। तो ये इस तरह के धीरे धीरे उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, बाकी परिवर्तन नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी। आपने लोक कला से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें और अपनी दिलचस्पियों और अपने उपक्रमों को यहाँ साझा किया। और हम समझते हैं कि अगर आप इप्टा के माध्यम से लोगों को ले जा रहे हैं और एक जनवादी किस्म से उनकी सोच को विकसित कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कलाकारों को हो सकता है कि पुरानी स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं कि उनके लिए अब कोई उपजीव्य नहीं रहा। जी जी, अब चीज़ें बदल गई, लोगों के रहन सहन के तौर तरीके बदल गए, सोच के तरीके बदल गए, उनके मनोरंजन के भी तरीके बदल गए। दूसरी चीज़, अब संस्कृति का इतना बड़ा हमला लोक संस्कृति पर हो रहा जी है जी, कि फुहड़ता और अपसंस्कृति तो लगातार पनप रही है, लगातार फैल रही है, बहुत तेजी के साथ। जी लाउड स्पीकर लगाकर उसका प्रसार किया जा रहा है, लेकिन लोक कलाओं के लिए जगह नहीं, लोक कलाकारों के लिए जगह नहीं। जी, आपने अपनी बातें साझा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बैजनाथ गंवार को सुन रहे थे। बैजनाथ गंवार एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं आजमगढ़ की, जो लोक कलाओं के संवर्धन के लिए और उनके विकास के लिए और उनमें नई चीज़ें जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, नमस्कार।